मेरे साथ में, आप तीनों ही रहिए। कुछ और सवाल हैं जो लोगों से हमने पूछे हैं और उन सवालों के जवाब भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमने पूछा कि गाजा से हमास को आखिर इजरायल खत्म क्यों नहीं कर पाया, आईडीएफ की रणनीति फेल कैसे हो गई, क्योंकि आईडीएफ तो बड़ी परखी हुई और बड़ी अच्छी सेना कही जाती है, फिर कैसे वो मात खा गई। इसमें हमने कुछ ऑप्शंस रखे जिसमें लोगों ने जवाब दिया, कहा कि सुरंगों में छिपे हुए हमास लड़ाके थे, वो 22% के करीब थे, इसलिए भी मात खा गए, इसलिए भी उनका खात्मा नहीं हो पाया। आम लोगों में घुल मिल गया था हमास, ये एक सबसे बड़ी वजह थी। और इसमें हमने देखा भी कि कैसे महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों की जाने गई। 46,000 से ऊपर ये आंकड़ा है, यानी लोगों में घुल मिल जाना ये भी हमास के लिए फायदा कर गया। 35% लोगों ने कहा कि हमले के लिए पूरी तरह से हमलों के लिए तैयार था हमास, यानी कि अगर उन पर अटैक होगा तो काउंटर अटैक कैसे करना है, कैसे खुद को डिफेंड करना है, ये सब तैयारियां हमास की थी और इसीलिए हमास को पूरी तरह से इजरायल खत्म नहीं कर पाया गाजा से। चौथा सवाल जो हमने पूछा कि गाजा का पुनर्निर्माण मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में होगा, लेकिन गाजा को चलाएगा कौन, जिसका जिक्र अभी हमारे मेहमान कर भी रहे थे। इसमें 18% लोगों ने कहा कि हमास हमें लगता है कि यहाँ पर शायद चलाएगा, लेकिन 26% ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन प्राधिकरण ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पर नेतृत्व करे। 42% लोग कह रहे हैं कतर की मध्यस्थता से ही युद्ध विराम हुआ है, तो कतर से अस्थायी प्रशासन होगा जो पूरी तरह से गाजा को चलाएगा। यहाँ 14% लोग ऐसे भी रहे जो ये कहने लगे कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। जो आंकड़े अभी निकलकर सामने आ रहे हैं, दो बड़ी बातें, हमास का खात्मा क्यों नहीं हो पाया और गाजा अब किस तरीके से पुनर्निर्माण यहाँ पर होगा और गाजा चलाएगा कौन, यानी कि नेतृत्व कौन करेगा, किसके हाथों में होगी ये बागडोर। मेजर जनरल कटोच कुछ बता पाएंगे गाजा में आखिर आगे होगा क्या, कैसे बसावट होगी, कैसे देखरेख होगी और किसके हाथों में ये बागडोर होगी? अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इजराइल पूरी तौर से हमास को क्यों नहीं खत्म कर सकी। ये सुरंगों वगैरह की बात नहीं है, ये बात आइडियोलॉजी की है। हाँ। और किसी भी आइडियोलॉजी को आप लो, वो हथियारों से खत्म नहीं होती है। एक आइडियोलॉजी को खत्म करने के लिए एक ऑल्टरनेट आइडियोलॉजी चाहिए और ये आइडियोलॉजी खत्म नहीं हुई है। बेशक 40,000 लोग उन्होंने मार दिए हैं, लेकिन हमास अभी तक वो तो अभी तक जीवित है और हमास को वो खत्म नहीं कर सकेंगे, ये बात बिल्कुल साफ है, बेशक कितनी भी ताकत लगा दें। लेकिन दूसरी बात अभी आती है, ये हमास ने जो काम किया था 7 अक्टूबर को, जहां पर 1200 लोग, इनोसेंट लोग उन्होंने मार दिए, मैं समझता हूं इस प्रकार की हरकत कोई भी माफ नहीं कर सकता है किसी भी हालत में। और अगर इसका पैरेलल ड्रॉ करें पॉपुलेशन के रेशो के हिसाब से, अब ये सोचो, अगर भारत के विरुद्ध कोई इस प्रकार की कार्रवाई करता है और भारत का पॉपुलेशन जो है वो इजराइल से 140 गुना है, तो फर्ज करो हमारे 1000 को 140 से मल्टीप्लाई करो, 1200 लोग को 140 से मल्टीप्लाई करो, तो 1.5 या 2 लाख लोग अगर भारतीय सिविलियंस इस प्रकार से मार दिए जाते तो भारत क्या करता, ये सवाल है। अगर आपने सही रेशो लेना है तो मुझे लगता है इजराइल को कोई और तरीका नहीं था, उन्होंने हमास के पीछे जाना ही था और वो सही तरीके से उनके पीछे गए। और हमास ने क्या किया, वो अपने सिविलियंस आगे रखते थे, पीछे उनसे छुपते थे, इसलिए मुझे लगता है सिविलियंस की ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है। लेकिन हमास ने भी बहुत चोट खाई है और उसको ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। अभी इस समय पर 2 ही ऑप्शंस हैं आगे वाले रास्तों के लिए। एक, या तो फिर हमास हमास फिर से उठकर आ जाएगी और वही शासन चलाएगी, या गाजा के लोगों को अभी सोचना पड़ेगा, क्या आपको इसी प्रकार की शासन चाहिए जैसे हमास ने चलाई थी, या एक दूसरी शासन जो पैलेस्टीन के लोग खुद एक तरीके से अपने लोगों को चुन के आगे बढ़ेंगे। ये उनके ऊपर चॉइस है। अभी कहना क्या होने वाला है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा को थर्ड पार्टी बाहर से मुझे नहीं लगता आने वाली है। ये इंटरनल मामला है जो गाजा के बीच में इनको डिसाइड करना पड़ेगा आगे क्या करना है। रचना जी, जिस तरीके से अभी तक की पूरे सिनेरियो को हम ध्यान में रखे हैं, इधर डोनाल्ड ट्रंप का शपथ लेना, फिर अलग अलग रिएक्शन सामने आना, निपुर जी ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि हमास एक विचारधारा है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता और इसीलिए ये संघर्ष इतना लंबा चला और शायद इस बात को बेंजामिन नेतन्याहू भी समझ गए, युद्ध विराम पर इसीलिए राजी हुए, या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप एक रीजन है? देखिए, अभी जैसे मेरे पूर्ववर्ती बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात वो बोल रहे थे, लेकिन देखिए 2-3 बातें हैं।
इज आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जैसे अलकायदा की बात करें, तालिबान की बात करें, तमाम तरह की जिस प्रकार की वॉर रही हुआ ये कि इस तरह के संगठनों ने नाम चेंज किया। जैसे अलकायदा से ISIS निकला। अबू बकर बगदादी जो था वो अलकायदा का इराक के अंदर चीफ था, उसने बाद में आपका ISIS बनाया। हमस की बात है कि हमस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और हमस का जो वॉर टैक्टिक थी उसको हम लोग बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह, और वो ह्यूमन सील्ड को लेकर चला। ये वही टैक्टिक थी जो लिट्टे अपनाते थे श्रीलंका के अंदर, यानी कि ह्यूमन सील्ड्स को आगे करना है, उसके बीच में आपको छिपजाना है। जैसे भारत में आप नक्सलिज्म को देखेंगे, उनका भी वॉरफेयर का यही तरीका था कि इतने मिलजुल कर रहते थे कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन नक्सली है और कौन आम पब्लिक है। यही बात आपका गाजा के अंदर चलाई गई। लेकिन हमस को अब दोबारा से अपने आपको एस्टेब्लिश करने में लंबा समय लगेगा, इतना आसान नहीं होगा। और पूरी बात क्या थी कि गाजा के अंदर जो हमस काम कर रहा था उसको एक्सटर्नल सपोर्ट था, चाहे वो ईरान का हो और ईरान के बैक में चीन का हो। ये एक वॉरफेयर एक तो रीजनल पार्टीज का भी था, और साथ में ग्लोबल जो स्टेक होल्डर्स थे उनका भी इसमें क्या था रोल था। और रही बात ये कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला था कि PLO के जो चीफ हैं उनका ये स्टेटमेंट आया वेस्ट बैंक से कि हम इस समझौते से सेटिस्फाइड नहीं, हम खुश नहीं हैं। हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं समझौते में हमारी भूमिका होती और हमको गाजा में कहीं ना कहीं एक नंबर दिया जाता या स्थान दिया जाता, ताकि हम अपने आप को वहां पर गाजा के लोगों को अपने से क्या कर लिंक कर सकें। वो बात नहीं हो पाई। और देखिए बाहर का कोई भी मुल्क आएगा तो उसको एक्सेप्ट करने में किसी भी देश को दिक्कत होगी। ईरान भी नहीं चाहेगा कि कतर आकर या मिस्र आकर, इजिप्ट आकर वो यहाँ पर क्या करे, कंट्रोल करे, यहाँ पर वो अपनी गवर्नमेंट को चलाने का प्रयास करे। गवर्नमेंट यहाँ पर भी जो रहेगी या तो वो हमस की रहेगी या थोड़ा बहुत आपका जो PLO है उसकी वहां पर आपको पॉसिबिलिटीज मिल सकती है, थोड़ा वो समर्थन मिल सकता है। डिपेंड इस बात पर करेगा कि PLO को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है कितना समर्थन देता है और वो कितना स्ट्रॉन्ग काम करता है। पीयूष जी, आपका एंड कमेंट। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि गाजा में तो अभी मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है कुछ भी जो है। हमने 3 बार सीज फायर का वायलेशन देखा है, और लेकिन इस बार स्थितियां तो सभी देश परेशान हैं, और तो स्थितियां कुछ बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई शासन होता है तो वो निश्चित रूप से हमास चाहेगा, क्योंकि हमास देखिए, हमास को आतंकवादी तो बता दिया गया, लेकिन हमास शुरुआत के दौर में वो एक इलेक्टेड बॉडी थी, मतलब पार्टी थी वो जो वहाँ की इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेती थी। बाद में जब इजराइल लगातार उनकी ज़मीन छीनने के लिए कब्जा करने लगा और पूरे पैलेस्टीनियंस को जिस तरह से एक बाड़े में डाल दिया गया, पूरा उनके अधिकार छीन लिए गए, उनका रसद तक भी रोक दी गई तमाम, और वो जश्न मनाते रहे वहाँ पे, तो उनको ये मजबूरी करनी पड़ी और उसको वो रास्ते अपनाने पड़े। हमने देखा अफगानिस्तान में यही हुआ। आज अफगानिस्तान में तो भारत भी जो है वहाँ अफगानिस्तान के साथ डील करने के लिए तैयार हो गया है। अफगानिस्तान में भी वो एक चरमपंथी है, आतंकवादी उनको कहा गया था। तो लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, जब नॉर्मल वे में नहीं सुनवाई होती है तो फिर ये एक्सट्रीम रास्ता अपनाते हैं अपना। तो मुझे लगता है हमास चाहेगा कि वही वहाँ पे जो भी करे तो सरकार चलाए, लेकिन उसके लिए अभी चूंकि थोड़ा सा बदनामी है, संभव नहीं होगा, तो इसलिए PLO भी उसमें बड़ी भूमिका हो सकती है वहाँ पे। और सब मुझे लगता है इतना कुछ झेलने के बाद अब वो बीच में चूंकि कतार भी है, मध्यस्थता कर रहा है, मिस्र भी कर रहा है, तो कुछ न कुछ सेंसिबल, क्योंकि अब सब लोग देखिए बहुत हमास में तो सब लोग समझ चुके हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होता है, तबाही बर्बादी होती है, तो सेंसिबल तरीके से ही इसका सॉल्यूशन शायद निकाला जाए भविष्य में भी। अभी जिस तरीके से सीज फायर पर बात बनी है, आप तीनों का शुक्रिया, निपुण आलम बयान जी, पीयूष पंत जी और कटोच सर, आप तीनों का शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ आंकड़े हमारे फैसला आपका में अभी के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।